नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया के अंदर जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका में मौजूद है। हम देखेंगे कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वो कौन सी कमाल की मशीनरी है जो असल में जीवन को मुमकिन बनाती है। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक जिंदा कोशिका जो इतनी छोटी है कि दिखती भी नहीं, वो अपने आप में एक चलते फिरते हलचल भरे शहर जैसी हो? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की तुलना में छिपा है। जैसे किसी शहर को चलाने के लिए पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज और सड़कों की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही एक सेल भी अपने खास अंगों पर निर्भर करती है, जिन्हें हम ऑर्गेनल कहते हैं, जो ये सारे काम करते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये है हमारे इस सेल्यूलर शहर के टूर का पूरा प्लान। हम एक एक करके इन सभी शानदार स्ट्रक्चर्स को करीब से जानेंगे। तो हमारी पहली मंजिल है सेल का पावर प्लांट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियन। यही वो जगह है जहां सेल को अपना सारा काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका अंदरूनी डिजाइन। ये पूरी तरह से एनर्जी बनाने के लिए ही बना है। आप देख सकते हैं, ये कोई खाली थैली नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है। आइए इसके हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। सबसे बाहर एक चिकनी बाहरी झिल्ली है। उसके ठीक अंदर एक और झिल्ली है जो बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है। इन मोड़ों को क्रिस्टी कहते हैं। और इन सब के बीच में जो गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ भरा है, वो है मैट्रिक्स। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। ये जो क्रिस्टी है, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। ये अंदर की झिल्ली का सरफेस एरिया, यानी सतह का क्षेत्रफल, कई गुना बढ़ा देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सेल की एनर्जी करेंसी यानी एटीपी बनाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। और बस इसी वजह से इन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन का मेन सेंटर है। ये नाम इन पर बिल्कुल फिट बैठता है। इनके बारे में कुछ और भी मजेदार बातें हैं। इनका आकार और माप बहुत ही छोटा होता है, पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। मतलब ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं और फिजन के जरिए अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब पावर हाउस से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेल की फैक्ट्रियों और गोदामों की तरफ। ये है प्लास्टिड्स। ये सभी प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड्स भी पता है कई तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस के हरे रंग वाले हीरो हैं। क्रोमोप्लास्ट वो आर्टिस्ट हैं जो टमाटर को लाल और गाजर को नारंगी रंग देते हैं। और फिर आते हैं रंगहीन स्टोरेज यूनिट्स जैसे एमाइलोप्लास्ट जो आलू में स्टार्च जमा करते हैं, और एलायोप्लास्ट जो बीजों में तेल जमा करते हैं। इन सब में से सबसे मशहूर है क्लोरोप्लास्ट। चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। ये तस्वीर इसकी अंदरूनी बनावट को बहुत अच्छे से दिखा रही है। सोचिए, ये वो फैक्ट्री है जो सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में बदल देती है। अब इसकी बनावट को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट के बाहर भी दोहरी झिल्ली होती है। अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसी लिक्विड में तैरती हुई चपटी थैले जैसी चीजें दिखेंगी, जिन्हें थाइलाकॉइड्स कहते हैं। और जब ये थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर की तरह जम जाते हैं, तो उस ढेर को ग्रैना कहा जाता है। तो एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरी तरफ क्लोरोप्लास्ट। दोनों में फर्क तो है ही, एक रेस्पिरेशन के लिए, दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए। पर दोनों में कुछ बातें एक जैसी भी हैं, जैसे कि दोनों में दोहरी झिल्ली है, दोनों का अपना डीएनए है और 70S राइबोसोम भी। ये बात बड़ी दिलचस्प है। एनर्जी हो गई, खाना भी बन गया। अब बात करते हैं उन नन्हे कारीगरों की जो सेल के लिए सब कुछ बनाते हैं। ये हैं राइबोसोम्स, जिन्हें पहली बार 1953 में जॉर्ज पलाडे ने देखा था। ये सेल के असली असेंबली वर्कर्स हैं। ये रहा एक राइबोसोम। सबसे पहली बात जो नोटिस करने वाली है वो ये कि इसके चारों तरफ कोई झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं होती। ये दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक बड़ा और एक छोटा सब यूनिट जो प्रोटीन बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, राइबोसोम भी दो मेन टाइप के होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं वे ATS टाइप के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, उसे दूर कर लेते हैं। ये S का क्या मतलब है?
इसका मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट। ये सीधे सीधे वजन नहीं नापता, बल्कि ये आकार और घनत्व दोनों को मिलाकर एक माप है। और यही वजह है कि सब यूनिट्स के नंबर सीधे नहीं जुड़ते, यानी 60S और 40S मिलकर 100S नहीं, बल्कि 80S बनाते हैं। तो हमारे इस शहर में पावर प्लांट है, फैक्ट्री है, पर इसका ढांचा कौन देता है? इसकी सड़कें कहाँ हैं? तो हमारे टूर का आखिरी पड़ाव है साइटोस्केलेटन, जो इस सेलुलर शहर को आकार देता है और चलने फिरने में भी मदद करता है। तो ये जो प्रोटीन के धागों का जाल है ना, इसके 3 मेन काम हैं। पहला, ये सेल को एक ढांचा, एक सपोर्ट देता है। दूसरा, ये सेल के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। और तीसरा, ये सेल की मूवमेंट यानी उसकी गतिशीलता के लिए भी जिम्मेदार है। तो हमने शहर के अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन है एनर्जी के लिए, क्लोरोप्लास्ट है खाने के लिए, राइबोसोम है कुछ बनाने के लिए, और साइटोस्केलेटन है पूरे स्ट्रक्चर और सपोर्ट के लिए। सब अपनी अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, एक अकेली कोशिका के अंदर इतना सब कुछ इतनी सटीकता से कैसे काम करता है? इस जटिल और खूबसूरत सिम्फनी को कौन चला रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति के छिपे हुए संगठन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगली बार तक सोचते रहिए।